आज की कक्षा में मैं आपको आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले है आईपीसी का प्रारूप किसने तैयार किया, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने। उसके बाद आईपीसी में कुल सेक्शन कितने हैं, सेक्शन है 511। आईपीसी के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय हैं जिनको कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, अर्थात मूल आईपीसी के अंतर्गत ये अध्याय नहीं थे। तो इन अध्यायों में है अध्याय 5A जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, अध्याय 9A और अध्याय 20A। 20A है किससे, 498 से संबंधित। अब क्वेश्चन आता है सरकार का सेवक कौन है। तो सरकार का सेवक वह व्यक्ति है जो सरकार के प्राधिकार के द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए या नियोजित करने के लिए कोई भी जो ऑफिसर है, कोई भी सेवक है, वो सरकार का सेवक जो कि माना जाएगा। अब परिभाषा आती है जंगम संपत्ति की। जंगम संपत्ति सेक्शन 22 के अंतर्गत परिभाषित है और उसके अंतर्गत है वह चीज़ जो हर भारतीय की मूर्त संपत्ति, टेंजिबल प्रॉपर्टी इसमें आती है। भूमि और वो चीज़ जो भूबद्ध हो, जो स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इस धारा के अंतर्गत, इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगी। अब आता है बेईमानी, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 24 में। कपटपूर्वक कौन से में है, सेक्शन 25 में। कपटपूर्वक का महत्वपूर्ण केस लो कौन सा है, मामला बनाम दिल्ली प्रशासन। दस्तावेज की परिभाषा कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 29 के अंतर्गत। अपराध की परिभाषा कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 40 के अंतर्गत। दंड कितने प्रकार के हैं, आईपीसी सेक्शन 53, 6 प्रकार के दंड। आजीवन कारावास कितने वर्ष का होता है, प्राकृत अवधि का होता है, लेकिन सेक्शन 57 के अनुसार हम इसको 20 वर्ष तक मान सकते हैं। पूर्व दोष सिद्धि के लिए अभिवर्धित दंड, एनहेंस पनिशमेंट का प्रावधान कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 25। सावधानी पूर्वक किया गया कार्य और फिर भी कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कौन से सेक्शन में है, 80 के अंतर्गत। स्वैच्छिक डिटॉक्सिफिकेशन, स्वैच्छिक मत्तता, सेक्शन 85 के अंतर्गत। यशवंत राम बनाम स्टेट ऑफ एमपी, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट किससे संबंधित मामला है, ये मामला है निजी सुरक्षा का अधिकार, निजी सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद दुष्प्रेरण की परिभाषा। तो दुष्प्रेरण की जो परिभाषा है वो सेक्शन 107। दुष्प्रेरक कौन है, दुष्प्रेरक कौन है, इसकी परिभाषा दे रखी है 107 के अंतर्गत। 107 के अंतर्गत उसके बाद में आता है राजद्रोह का ऑफेंस। तो राजद्रोह का ऑफेंस कौन से सेक्शन में है, तो 124A के अंतर्गत। विधि विरुद्ध जमाव क्या है, सेक्शन 141 में इसको परिभाषित किया गया है और उन उद्देश्यों के लिए है जो उद्देश्य इस धारा के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। दंगा क्या है, लोक शांति में किसी प्रकार का विघ्न, परिभाषित कहाँ किया गया है, सेक्शन 159 के अंतर्गत। पनिशमेंट कहाँ दे रखा है, सेक्शन 160 के अंतर्गत। अब इसमें है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 120A के अंतर्गत। और केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का जो केस है वो कौन सा, तो केहर सिंह बनाम जो दिल्ली प्रशासन का केस है वो आपराधिक षड्यंत्र का केस है, सेक्शन 120A में उसको परिभाषित कर रखा है। अब क्वेश्चन आता है मिथ्या साक्ष्य देना क्या है, गिविंग द फॉल्स एविडेंस। तो सेक्शन 191 में मिथ्या साक्ष्य के संदर्भ में प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत है जब कोई व्यक्ति शपथ के द्वारा कोई सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, लेकिन जानबूझ करके वह क्या करता है, मिथ्या कथन, तो यह कहा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य का जो अपराध है वो किया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि न्यायिक कार्यवाही में बैठा हुआ कोई लोक सेवक है
उसका यदि अपमान कर दिया तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो आएगा? तो सेक्शन 228 के अंतर्गत है कि न्यायिक कार्यवाही एक अभियुक्त है और उसने आपराधिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश को पक्षपाती न्यायाधीश कहा कि साहब ये जज साहब पक्षपात करते हैं, तो अब उसने उस न्यायिक कार्यवाही का अपमान किया है, तो यह सेक्शन 228 की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लोक न्यूसेंस की परिभाषा सेक्शन 268 के अंतर्गत दे रखी है। लोक न्यूसेंस क्या है? तो लोक न्यूसेंस से अभिप्राय है कोई कार्य करना या किसी प्रकार के कार्य करने का लोप करना, जिससे कि जनसाधारण को या आसपास में रहने वाले कोई व्यक्ति हैं या उस संपत्ति पर जो अधिभोग रखते हैं उन व्यक्तियों को कोई सामान्य क्षति हो, संकट हो या क्षोभ पैदा हो, तो वह लोक न्यूसेंस का अपराध होता है। अब एक इसमें लोक न्यूसेंस में आईपीसी सेक्शन 268 में इसको परिभाषित किया है और सेक्शन 290 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस को दंडित किया है, यदि दंड का अलग से कोई प्रावधान नहीं है तो। अब आता है कि यह जानते हुए कि ख ने य की हत्या की है, ख को दंड से बचाने के लिए य के मृत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है, तो क्या ख ने कोई अपराध किया है? तो इसमें हमारा सेक्शन लागू होगा 201। तो वो कहता है साक्ष्य का विलोपन करना। और एक परेशानी, एक जो प्रॉब्लम है वो है कि अपने वाहन को लापरवाही और तेज़ रफ्तार से चला करके मानव जीवन को संकटापन्न स्थिति में डाल देता है और एतद द्वारा व्यक्ति ख को टक्कर मार करके उसकी मृत्यु कारित कर देता है। क्या क ने कोई अपराध किया? तो उसका आंसर आएगा हाँ, क ने लापरवाही और उतावलेपन से वाहन चलाया और उपेक्षा के द्वारा उसने मानव की किसी मृत्यु की है। ऐसी अवस्था के अंतर्गत के धारा 279 राजमार्ग पर उतावलेपन से वाहन का चलाना और सेक्शन 304A जो उपेक्षा के द्वारा मृत्यु को परिभाषित करता है, उसके अधीन उसने दंड को अपराध किया है और संबंधित धाराओं के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। अब हमारा सेक्शन 304B जो कहता है दहेज मृत्यु की परिभाषा के अंतर्गत, तो सेक्शन 304B में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। अब इसके अलावा आपराधिक मानववध की परिभाषा कौन से सेक्शन में दे रखी है? 299 के अंतर्गत। हत्या की अपराध परिभाषा कौन से सेक्शन के अंतर्गत दे रखी है? सेक्शन 300 के अंतर्गत। उपहति क्या है? सेक्शन 319। किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य का कार्य किया जाना उपहति कहलाता है। अब घोरोपति क्या है? सेक्शन 320। तो 8 किस्मों के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की कोई उपहति है तो वह घोर उपहति की परिभाषा में आएगी। सबसे पहला है एमुलिकेशन, पुंसत्व का हरण किया जाना। दूसरा है दोनों में से नेत्र की किसी भी दृष्टि का स्थायी रूप से विच्छेद किया जाना। तीसरा है कान की श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से विच्छेद किया जाना। चौथा है किसी अंग का या जोड़ का विच्छेद करना। पांचवा है किसी अंग का या जोड़ की शक्तियों का स्थायी रूप से ह्रास करना। छठा है सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपीकरण करना। सातवां है अस्थि या दांत का भंग करना या उसका विसंधान करना। विसंधान का मतलब डिसलोकेशन करना, अर्थात जिस स्थिति के अंतर्गत वह लगा हुआ है उस स्थिति से उसको हटाना। और आठवां है कोई तीव्र पीड़ा जो जीवन को घोर संकटापन्न करती है, जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक 20 डेज तक शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है, तो वह हमारे सेक्शन 320 के अंतर्गत घोर उपहति की जो परिभाषा है उस घोर उपहति की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव है और जो कुछ सब्जेक्टिव टाइप के भी थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विशेषकर पूछे जाते हैं उनको देखा।
आगे की हमारी जो कक्षा होगी उसमें और भी जो आगे के जो सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को हम वापस से रिवाइज करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे कक्षा में हम और जो नए जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।